हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप यू आर गेटिंग दी अमेंडमेंट्स वेरी परफेक्टली और आपको अमेंडमेंट्स पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। एंड सर, आपका जो डर था अमेंडमेंट को लेकर शायद दूर हो रहा होगा। और सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपसे रिक्वायर्ड वो है आपकी पॉजिटिव एनर्जी। एंड सर, आप जो भी पढ़ रहे हो अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ रहे हो। चलिए सरकार, शुरू करते हैं, अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम साहब। एंड सर, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज में जहां अमेंडमेंट थे वो हम देख लेते हैं। सर, सबसे पहला जो बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ था पहले कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। आपने घर किराए पे लिया रहने के लिए तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। ये हमने पढ़ा था पहले, अभी भी एग्जम्प्ट है सर, बट उसमें एक एक्सेप्शन लगा दिया। एक्सेप्शन क्या लगाया बच्चों? एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। सर, पहले हमने भी आपको लेक्चर्स में एग्जांपल दिए होंगे सर, जिसमें बोला था मैंने आपको कि मान लो मैंने कोई घर किराए पे लिया, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक कंपनी हूं साहब, और उस घर के अंदर हमारे डायरेक्टर साहब रह रहे हैं या हमारे कोई एम्प्लॉय रह रहे हैं, उनका रेंट कंपनी पे करी। सर, कई बार होगा, कई बार आपने देखा होगा, मान लो कोई डायरेक्टर के लिए कंपनी ने घर बुक कराया जहां पर रेंट कंपनी पे कर रही है पर रहते डायरेक्टर साहब है। पहले ये एग्जम्प्ट हुआ करता था क्योंकि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस घर की तरह काम आ रहा है, एम्प्लॉय के लिए काम आ रहा है, ये एग्जम्प्ट हुआ करता था। पर अब ये बोल दिया अगर कंपनी रजिस्टर्ड है जीएसटी में, उसको अगर आपने घर किराए पे दिया है एंड ऑल्दो घर जो इन्होंने कंपनी ने किराए पे लिया है, रजिस्टर्ड पर्सन ने रेंट पे लिया है, वो भले ही उसके एम्प्लॉय के लिए, डायरेक्टर के लिए, किसी और के लिए रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की तरह काम आ रहा है फॉर रेजिडेंस पर्पस, फिर भी टैक्स लगेगा और टैक्स पे करना पड़ेगा। और खास बात जीएसटी लगेगा, वो भी हमने पढ़ा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, भले ही जिसका घर है, जिसने किराए पे दिया है, वो सर्विस सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना हो, वी डोंट केयर फॉर दैट। सर, टैक्स पे करना पड़ेगा रेसिपिएंट को अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस एक्सेप्ट वेयर सच रेंटिंग इज प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। क्लियर? अच्छा, बाकी की बात जो थी बेटा, उसमें कोई चेंज नहीं है। मान लो आपने किसी इंडिविजुअल को, एंड कंज्यूमर को, उसके पर्सनल यूज के लिए, उसके रेजिडेंस पर्पस के लिए आपने घर किराए पे दिया और वो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी पर्सनल कैपेसिटी में उसने घर किराए पे लिया है रहने के लिए, उसका वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, आपने उसको घर किराए पे दिया है। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस वो यूज कर रहा है साहब, ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी पहले भी एग्जम्प्ट था, अभी भी एग्जम्प्ट है। क्लियर? समझे मेरी बात? अच्छा, एक बात और, मान लो यशवंत मंगल इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी। मान लो क्या है भाई सर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पुणे में मेरे पास कोई अपना खुद का प्रॉपर्टी नहीं है, पर सर वहां पर क्लासेस लेने के लिए मेरे को आना है और मेरे को अभी सर आउट ऑफ एंटायर ईयर सम मंथ्स आई हैव टू स्पेंड देयर इट। अब मेरे को वहां रहना है, दिल्ली में रहना है साहब, चेन्नई जाके मेरे को लेक्चर लेने है। मैंने क्या किया, अपना वहां पे फ्लैट रेंट पे ले लिया पूरा ही, भले ही वहां पे मैं रहता 2 महीने ही या साल भर रहता हूं, मैंने घर किराए पे लिया है। एंड सर, यशवंत मंगल इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी। अब मैंने वहां पे जो घर किराए पे लिया है वो मैं रेजिडेंस की तरह यूज करता हूं सर, क्लासेस में क्लास पढ़ाने जाता हूं, ऑफिस के काम के लिए जाता हूं। एंड सर, वहां पे जो फ्लैट मैंने रेंट पे लिया है वहां पे मैं रहता हूं। अब सर, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस टू यशवंत मंगल। अब यशवंत मंगल इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी। अब अगर यशवंत मंगल उस घर के किराए को अपने बिजनेस के एक्सपेंस में क्लेम कर रहा है एज अ बिजनेस एक्सपेंस, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो खर्चा आ रहा है, तो आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन who has taken the residential dwelling for use as residence but it is not exempt from GST, it is chargeable to GST। और यशवंत मंगल को, उस बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उस पर जीएसटी जमा कराना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा सर। क्लियर? डन। पर इसी को थोड़ा सा चेंज करता हूं सर, अगर यशवंत मंगल ने वो जो फ्लैट रेंट पे लिया था सर, वो अपना एज अ बिजनेस एक्सपेंस क्लेम नहीं करता है, वो बोलता है साहब अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, पर्सनल यूज के लिए उसने घर किराए पे लिया है, नॉट एज अ बिजनेस पर्पज। सर, अब उसने भले वो वहां कोचिंग पढ़ाने गया है, पर सर उसने जो घर किराए पे लिया उसका
एक्सपेंस उसने बिजनेस में क्लेम नहीं किया है, तो सर यशवंत मंगल ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, नॉट फॉर द बिजनेस पर्पज, सर वो घर किराए पे लिया है, अब ऐसे केस में क्या मैं अपने बिजनेस में वो एक्सपेंस क्लेम कर रहा हूं? आंसर इज नो. Am I showing that expense in my business? No. It means purely यशवंत मंगल अपनी पर्सनल कैपेसिटी में सर वो घर किराए पे ले रहा है रहने के लिए. जीएसटी विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम, जीएसटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम सच रेंट. क्लियर? डन. आई होप बात समझ में आ रही है. पर अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने, कंक्लूसिवली एक लाइन में आंसर दे रहा हूं, रजिस्टर्ड पर्सन ने कोई घर किराए पे लिया है रहने के लिए भले ही, पर उसने अगर एज अ बिजनेस एक्सपेंस उसने क्लेम कर लिया तो इट मींस इट इज चार्जेबल टू जीएसटी, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में. अदरवाइज पर्सनल कैपेसिटी में आपने अगर घर किराए पे लिया है रहने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आपने बिजनेस में कोई एक्सपेंस क्लेम नहीं किया, कुछ भी नहीं हो रहा साहब, उस पर कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है. अच्छा सर, अब ये वाला पॉइंट, यहाँ ये पॉइंट तो पहले भी था, अभी भी इसमें कुछ चेंज नहीं है सर. मैं तुम्हें बताता हूँ ये पॉइंट क्या था. घर किराए पे लिया रहने के लिए तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है, पर सर आपने घर किराए पे लेके उसको दुकान लगा दी, वहां पे आपने उसको कमर्शियल यूज में यूज लिया है, वहां प्रिंटिंग प्रेस लगा दी सर, तो रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, बट यूज फॉर रेजिडेंस नहीं, तो टैक्स पहले भी था अभी भी सर. हाँ मान लो दो फ्लोर का कोई घर है सर, 2 फ्लोर का कोई घर है सर, फर्स्ट फ्लोर और ओ भाई ग्राउंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर नहीं, फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर. घर है, बंगलो है, आपने किराए पे लिया, और नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान. मैं बात कर रहा हूं सर, आपने इसको पार्शली कमर्शियल यूज के लिए लिया है, पार्शली रेजिडेंशियल यूज के लिए लिया है, और रेंट कॉमन पे किया है. रेंट पूरा एक साथ पे किया, ₹1 लाख पर मंथ. और मान लो जिसने रेंट पे लिया वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है. हाँ है ना. अब वो जीएसटी में अगर रजिस्टर्ड नहीं है, उसने घर किराए पे लिया रहने के लिए, इसको यूज कर रहा है रेजिडेंस पर्पस के लिए, ग्राउंड फ्लोर को यूज कर रहा है बिजनेस पर्पस के लिए. अगर रेंट अलग अलग दिया होता तो घर किराए पे दिया रहने के लिए उस वाले पोर्शन के रेंट पे जीएसटी एग्जेम्प्ट होता. बिजनेस पर्पस के लिए रेंट पे दिया है तो जीएसटी लग जाएगा सर. हाँ है ना. अगर अलग अलग रेंट होता तो इस पे एग्जेम्प्ट होता और इस पे टैक्स लगता. आई एम नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, पहली बात हुई, जिसने रेंट पे लिया है उसकी बात कर. पर अगर रेंट कॉमन है और भले ही नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गौरी का मकान, सर रेंट कॉमन लिया है, इट्स अ मिक्स्ड सप्लाई. और मिक्स सप्लाई अगर होता है तो आपको पता है कि हाईएस्ट लाइबिलिटी जो देगा उसमें हम क्लासिफाई कर लेंगे, और पूरे ही घर को कमर्शियल यूज में काम आ रहा है ऐसा मानते हुए पूरे 1 लाख रुपए पर मंथ रेंट पे जीएसटी लगा दिया जाता. क्लियर? डन. अच्छा ये सब बात आती ही नहीं अगर ये पूरा घर किराए पर लिया होता. सर किसने? रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड इन जीएसटी, और उसने अपने बिजनेस में एक्सपेंस क्लेम किया है, रेजिडेंशियल पोर्शन का भी और बिजनेस पोर्शन का भी. साहब ऐसे केस में पूरे पे जीएसटी वैसे भी लग जाता, वो भी रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट टैक्स पे करता. क्लियर? डन. मेरे ख्याल से बात आपको पूरी समझ में आ गई. क्लियर? तो ये वाला पॉइंट तो पहले भी था, अभी बस रजिस्टर्ड पर्सन ने घर किराए पे लिया है सर, अब भले रेजिडेंशियल पर्पज के लिए लिया हो, कमर्शियल पर्पज के लिए लिया हो, टैक्स लगेगा, और लगेगा वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली. ओके डन. अच्छा रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज नॉट डिफाइंड इन जीएसटी लॉ, तो कॉमन पार्लेंस में हम घर, कोई दुकान सर कभी भी घर नहीं होती सर, भले आप वहां रहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो घर नहीं है, उसको रेंट पे दिया है, दुकान को रेंट पे दिया, भले लोग वहां रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स तो लगेगा. क्लियर? तो कॉमन पार्लेंस में हमको समझना पड़ेगा घर क्या होता है सर. जैसा हम समझते हैं जो रजिस्ट्री होती है ना सर, घर की रजिस्ट्री जो होती है वो रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल कराएगी. अच्छा एक और बात सर, आपने कई बार देखा होगा आजकल होटल सर्विसेज के बारे में पॉइंट आने वाला नेक्स्ट वाला, होटल सर्विसेज सारी टैक्सेबल हो गई सर. सेकंड थिंग, आजकल सर्विस अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट चलता है सर, 2 दिन के लिए रेंट, 1 दिन के लिए रेंट, ओयो रूम्स वगैरह. हाँ है ना बेटा. सर वो सब टैक्सेबल पहले भी थे, अभी भी ये सब दिमाग खराब करना ही नहीं सर. क्लियर? क्योंकि उनको रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, उसको होटल की कैटेगरी में डालेंगे सर. ओके डन. चलिए सर, अभी जो हमने पढ़ा रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वाला पॉइंट, उसका एक टेबुलर प्रेजेंटेशन मैंने दे रखा है जिससे बहुत अच्छे से आपको यह फिट हो जाएगा सर बातें. वैसे तो आपको समझ में आ गई होगी, पर फिर भी रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन और उसने कमर्शियल यूज किया है तो टैक्सेबल है ही है सर, कोई डाउट ही नहीं है. रेजिडेंशियल ड्वेलिंग था, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, टैक्स लगेगा, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल. उसने यूज एज रेजिडेंस के लिए लिया है फॉर देयर एम्प्लॉय और डायरेक्टर एटसेट्रा, तो भी वो टैक्सेबल है. और अगेन आरसीएम इज एप्लीकेबल इन सच केस, क्योंकि रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन और उसने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे लिया. अच्छा उसने दुकान रेंट पे ली होती अपने ऑफिस के यूज के लिए तो टैक्स लगेगा, पर रिवर्स चार्ज नहीं, फॉरवर्ड चार्ज है बेटा. रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे लिए तो रिवर्स चार्ज है सर. अब रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेसिपिएंट इज अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, कमर्शियल यूज है
तो टैक्सेबल पहले भी था, अभी भी है, पर हाँ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है क्योंकि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है। रेसिपिएंट ने यूज एज रेजिडेंस किया है by the recipient itself or for its employee director etc. He is not registered in GST, तो ऐसे केस में it is exempt from GST. Nobody is liable to pay GST to the government directly if the recipient is not registered in GST, भले वो बिजनेस एंटिटी हो। सर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर लिखा है क्या, रेंटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है पर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसने अपने एम्प्लॉय के लिए घर किराए पर लिया रहने के लिए, जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। क्लियर, डन। सर आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं सर हम। तो कुल मिला के रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस एग्जम्प्ट था, अभी भी है, पर अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दिया है घर, भले वो किसी भी यूज में ले रहा हो, टैक्स लगेगा, और ऐसे केस में रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। डन। सर नेक्स्ट अमेंडमेंट बड़ा शानदार भारी अमेंडमेंट इंडस्ट्री के हिसाब से, बाकी अपने लिए तो बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है कि होटल अकोमोडेशन पर अप टू ₹1000 जो रूम रेंट हुआ करता था उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट हुआ करता था, वो सब अब टैक्सेबल हो गए हैं। विड्रॉ कर दिया अमेंडमेंट, और गवर्नमेंट ने बोल दिया दिमाग खराब मत करना, अब होटल का रूम रेंट, होटल इन गेस्ट हाउस क्लब कैंप साइट बाय व्हाटएवर नेम कोड, भले धर्मशाला हो अधर्मशाला हो, साहब सर रेंटिंग पे जीएसटी लगेगा। सॉरी, रेंटिंग पर जीएसटी लगेगा, बहुत ठंड है भाई, क्या करें अभी। तो सर रूम रेंट जो होटल की सर्विसेज पहले अप टू ₹1000 एग्जम थी, वो अब टैक्सेबल हो गई है। इसी वजह से सर ध्यान देना, पहले हॉस्टल जो प्राइवेट ट्रस्ट वगैरह के या प्राइवेट पार्टीज अदर देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को कोई भी सर्विस दी एग्जम्प्ट है इंक्लूडिंग हॉस्टल, पर अदर देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई और हॉस्टल रन कर रहा है, तो पहले क्या था, एक सर्कुलर इशू हुआ था जिसने बोला था क्या, अप टू ₹1000 पर डे अगर रेंट है रूम रेंट तो जीएसटी एग्जम्प्ट है हॉस्टल फीस पर सर अब वो कॉन्सेप्ट हट गया है, इसलिए हॉस्टल फीस इज आल्सो चार्जेबल टू जीएसटी इररेस्पेक्टिव ऑफ रूम रेंट पर डे सर विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2022। ओके डन। पर हाँ मैंने देखो वर्ड धर्मशाला भी यूज किया, पर अगर कोई प्रेसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस, अब इट्स प्रेसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस को मैं ऑलरेडी पहले डिफाइन कर चुका था सर आपके लिए, जिसमें कहा था कि सर जहां पर जनरल पब्लिक आकर, जैसे सिद्धिविनायक मंदिर एक एग्जांपल ले लीजिए, इस्कॉन टेम्पल या कोई भी गुरुद्वारा चर्च वगैरह जो भी, उसके अंदर तो रूम बने हुए साहब, है ना, तो उसमें रूम रेंट अगर बिलो ₹1000 है सर, सॉरी बिलो ₹1000 है तो दैट विल बी एग्जम्प्ट, 1000 या मोर देन 1000 है तो टैक्सेबल रहेगा। क्लियर। तो सर होटल अकोमोडेशन टैक्सेबल हुआ इंक्लूडिंग धर्मशाला। अब सुनना बेटा, धर्मशाला इज नॉट एसेंशियली अ प्रेसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस। सर प्रेसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस मतलब विच इज प्राइमरीली मेंट फॉर कंडक्ट ऑफ प्रेयर्स और वर्शिप पर्टेनिंग टू रिलीजन, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी। धर्मशाला अगर प्राइमरीली मेंट फॉर रेजिडेंशियल पर्पज है, अकोमोडेशन पर्पज है, तो वो रिलीजियस प्लेस नहीं कहलाता है ना सर। पर जैसे मैंने एग्जांपल जैसे सिद्धिविनायक मंदिर, इस्कॉन टेम्पल वगैरह जो भी आप मानते हो भगवान को, सर वहां पर अंदर अगर रूम्स है और वो रूम्स आप रेंट पे दे रहे हो तो सर दैट विल रिमेन एग्जेम्प्ट, क्योंकि सर यहां पर लिखा है रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। पर उसमें लिमिट लगा रखी है कि 1000 या मोर देन 1000 अगर हुआ रूम रेंट पर डे तो टैक्स लग जाएगा। क्लियर। अदरवाइज 999 तक टैक्स एग्जेम्प्ट है, पहले भी एग्जेम्प्ट था अभी भी एग्जेम्प्ट है। क्लियर। पर धर्मशाला जो रिलीजियस प्लेस नहीं है दोज विल बी चार्जेबल टू जीएसटी इररेस्पेक्टिव ऑफ रेंट। होटल्स, ओयो रूम्स एटसेट्रा ऑल आर चार्जेबल टू जीएसटी इररेस्पेक्टिव ऑफ रूम रेंट। ओके बच्चों, आई होप पूरी बात समझ में आपको आ गई है। अच्छा ध्यान रखना, 999 हुआ इन रूम्स का जो प्रेसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस के अंदर है, अप टू रेंट 999 तक है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। अदरवाइज 1000 या मोर देन 1000 है वैल्यू ऑफ सप्लाई तो जीएसटी लग जाएगा साहब। ओके चलिए सर, ठीक है, ये मैंने एनालिसिस में भी यहां पे लिख डाला इसी बात को बेटा। आओ बच्चों। सर हाँ जी सर, एक हमने पढ़ा था जैसे एमआईडीसी का हमने एग्जांपल लिया था सर, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जीआईडीसी गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन,
राजस्थान में रिको इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं सर, आपको पता हो तो, है ना सर। उसमें अगर आपने लॉन्ग टर्म लीज 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स के लिए कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट या सर फाइनेंशियल बिजनेस को डेवलप करने के लिए, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए आपने कोई लैंड लिए, प्लॉट लिया है वहां पर, तो ऐसे केस में लॉन्ग टर्म लीज जो गवर्नमेंट आपसे चार्ज कर रही है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। या इस तरह के स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अगर आपसे कोई चार्जेस लिए लॉन्ग टर्म लीज 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स के लिए जो चार्जेस लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लीज अमाउंट जो लिया, लीज अमाउंट विल रिमेन एग्जम फ्रॉम जीएसटी अपफ्रंट अमाउंट, है ना, जिसको कॉस्ट सलामी डेवलपमेंट प्राइस बोलते हैं सर। अब पहले भी एग्जाम था, अभी भी एग्जाम था, कोई कमेंटमेंट नहीं है। बस यहाँ पे सर्कुलर क्या आया बेटा, एक सर्कुलर ये आया मालिक कि क्या होता है, मान लो कोई एक रिको इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रही है। अब उसमें उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जो पूरा एक प्लानिंग काटा है बेटा, एक बड़ी लैंड थी उसको डेवलप कर रहे हैं अभी, और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स काट रहे हैं। अब इसमें क्या है, मान लो लोकेशन वाइज, जैसे फ्रंट रो में मेरे को इंडस्ट्री लगानी है, तो फ्रंट रोड वाला मेरे को साहब प्लॉट चाहिए गवर्नमेंट से, या कोई प्रेफरेंशियल लोकेशन वाला है कि ये लोकेशन इज मोर एडवांटेजियस, मेरे को वो लोकेशन चाहिए, वो वाला प्लॉट चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एक्स्ट्रा रेट रखती है बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 1000 रुपीज स्क्वायर फीट, रुपीज 1000 पर स्क्वायर फीट इज द रेट, नॉर्मल रेट ऑफ लैंड। पर अगर आपको इस जगह पे चाहिए तो उसका रेट होगा 1200, या इस लोकेशन चाहिए तो उसका रेट होगा 1100, या इस लोकेशन चाहिए तो उसका रेट होगा 1500, हाँ है ना। मान लो मतलब ये 200 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये एक्स्ट्रा जो मैंने एग्जांपल दिया सर, ये है क्या, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। सर अगर मान लो 1000 रुपीज तो बेस रेट हो गया, और प्रेफरेंशियल लोकेशन के लिए 1000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये इन्होंने एक्स्ट्रा लिए, तो सवाल आता है क्या वो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस भी एग्जम्प्ट रहेंगे या उनको टैक्स लगा देंगे, बाकी 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट जो एक बेसिक रेट है उसी पे एग्जम्पशन मिलेगा। तो ये सर्कुलर ने बोला भाई इट्स अ कंपोजिट सप्लाई ओनली। अल्टीमेटली आप प्रेफरेंशियल लोकेशन ले रहे हो तो क्या ले रहे हो, इंडस्ट्रियल लैंड ले रहे हो ना सर, अरे हाँ है ना, या प्लॉट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस उसके लिए ले रहे हो ना सर आप, तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ वैल्यू ऑफ दैट लीज अमाउंट ओनली। तो सर ये प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस हो या लोकेशन चार्जेस हो सर, इन एडिशन टू दी नॉर्मल लीज रेंट, सर वो भी क्या होंगे, एग्जम्प्ट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोस विल आल्सो रिमेन एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। पढ़ लीजिए सर, वेदर location charges or preferential location charges collected in addition to the lease premium for long-term lease of land constitute part of the lease premium or of the upfront amount charged for long-term lease of land, and are those eligible for the same tax treatment? Answer is yes sir, those will be exempt from GST. पढ़िए, allowing choice of location of plot is integral part, it is an integral part of supply of long-term lease of plot, and therefore location charge is nothing but part of consideration charged for long-term lease of plot, being charged upfront along with the upfront amount for the lease, the same is exempt. upfront amount अगर है तो ये exempt रहेगा sir. Accordingly, as per recommendation issued by the GST Council, it is clarified that location charges or preferential location charges paid upfront in addition to the lease premium for long-term lease of land constitute part of अपफ्रंट अमाउंट चार्ज फॉर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड। और आपको पता है अपफ्रंट अमाउंट का पार्ट अगर है तो अपफ्रंट अमाउंट विच इज चार्ज फॉर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी एंड विल बी एलिजिबल फॉर द सेम टैक्स ट्रीटमेंट, एंड यस एलिजिबल फॉर द अबव एग्जम्पशन। क्लियर, डन, शायद आपको बात समझ में आ गई। आओ बच्चों अगला पॉइंट। अच्छा, सिंस ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस था, इसलिए सर जो वेयर हाउसिंग ऑफ नट्स याद है बेटा, कॉफी, टी, शुगर कैन, जैगरी, रॉ फाइबर जो हम ऑलरेडी आगे पढ़ चुके थे, ये वापस यहाँ रिपीट किया हुआ बेटा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सर। आपकी बुक के अंदर भी मैंने ये यहाँ पर रिपीट किया पॉइंट, क्योंकि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस है तो यहाँ पे भी आप अमेंडमेंट कर दीजिएगा। क्लियर, पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। तो अभी कुल मिला के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वेयर हाउसिंग और स्टोरेज एग्जम्प्ट है, राइस का वेयर हाउसिंग और स्टोरेज एग्जम्प्ट है, सीरियल्स, पल्सेज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनका वेयर हाउसिंग एग्जम्प्ट है, अदरवाइज प्रोसेस्ड फूड विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। प्रोसेस्ड फूड्स का वेयर हाउसिंग विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। क्लियर, टिक मालिक। आओ बच्चों अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा अमेंडमेंट हुआ है साहब गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज में। फर्स्ट जो पॉइंट था कि सर मैं तुम्हें बताता हूं सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, हमने पढ़ा हुआ सर,
सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टैक्सेबल थी, पर सारी सर्विसेज टैक्सेबल नहीं थी। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज एग्जिम थी, वो भी इफ प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। क्लियर सर? कुल मिला के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सारी सर्विसेज टैक्सेबल नहीं थी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की केवल स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, वो एग्जाम था, अदरवाइज एग्जाम्ड, वो सब टैक्सेबल था। अदरवाइज सर सारी सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट पोस्ट विल आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, ऐसा पहले हमने पढ़ा हुआ है। पर अभी क्या किया, ये देखिए भाई, उड़ा दिया। उड़ा दिया मतलब सर 18 जुलाई 2022 से सर इन्होंने क्या किया, सर ये बोल दिया क्या, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टैक्सेबल। यही हुआ मालिक। ऊपर लिखा था क्या, ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी एक्सेप्ट फॉलोइंग फॉर, मतलब 4 सर्विसेज टैक्सेबल होगी। उसमें फर्स्ट क्या था, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट पोस्ट, बस इतना सा हो गया अभी। मतलब ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आर नाउ टैक्सेबल। पोस्ट कार्ड भेजा किसी को आपने, चिट्ठी लिखी, खत, संदेशा, अदर देन स्पीड पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, लग गए सर। इसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है सर लग गए सर, पर चिंता ना करे सर, आगे यहां पे तो बोल दिया ऑल सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन। मतलब अभी तक तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज को हमने एग्जाम नहीं किया, पर आगे एक पॉइंट इन्होंने यहां इंसर्ट किया, नया एंट्री इंसर्ट कर दिया, एंट्री नंबर 24C, और लिख दिया क्या, सर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ये सर्विसेज एग्जाम रहेगी। कौन सी सर्विसेज? बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट एंड ऑर्डिनरी पोस्ट, एनवलप्स, ऑर्डिनरी पोस्ट में भी एनवलप्स विच आर वेइंग लेस देन 10 ग्राम्स, मतलब जिन एनवलप का ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू जो आपने एनवलप भेजा उसका अगर वजन 10 ग्राम से कम होगा तो उसके जो पोस्ट चार्जेस होंगे उस पे जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा, अदरवाइज जीएसटी लग जाएगा ऑर्डिनरी पोस्ट पे भी। क्लियर? बुक पोस्ट, जैसे हमने कोई बुक, ओपन बुक, कई बार देखना ओपन बुक भी आप भेज सकते हो सर बुक अगर आपने भेजा तो उसको बुक पोस्ट बोलते बेटा। इनलैंड लेटर भेजा आपने या पोस्ट कार्ड भेजा है सर, यही एग्जम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल हो गए। देखो पहले क्या था बेटा, पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की 4 एक्टिविटी को टैक्सेबल किया था, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज, केवल इनको टैक्सेबल किया था। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की 4 एक्टिविटी को एग्जाम रखा है इन्होंने, बाकी सब टैक्सेबल। किन किन को एग्जाम रखा सर? पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, सर बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट जिसमें एनवलप्स वेइंग लेस देन 10 ग्राम है, वो 10 ग्राम हो तो भी टैक्सेबल है बेटा, है ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की 4 सर्विसेज ही एग्जम्प्ट है। पहले बताता ये 4 टैक्सेबल है, अब 4 ही एग्जम्प्ट है। सर वापस बोल रहा हूं, जल्दी मत करना, आराम से। सर क्या क्या एग्जम्प्ट है बेटा? अभी मेरा एक पॉइंट बाकी है। पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और एनवलप्स वेइंग लेस देन 10 ग्राम्स अगर आपने डिपार्टमेंट पोस्ट के थ्रू भेजे हैं तो उन्होंने जो चार्जेस लिए उस पे जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। उसके अलावा कोई भी सर्विस किसी को भी दी हो, वापस सुनना, कोई भी सर्विस किसी को भी दी हो टैक्सेबल है। एग्जांपल स्पीड पोस्ट टैक्सेबल, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट टैक्सेबल, एजेंसी सर्विसेज सर टैक्सेबल, जो पहले लाइफ इंश्योरेंस वगैरह सब टैक्सेबल। सेविंग अकाउंट में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट भी होता है सर, वहां पे कोई चार्जेस लगे वो भी टैक्सेबल, ब्ला 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 चार्जेस वो भी टैक्सेबल। अच्छा स्पीड पोस्ट की सर्विसेज दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, मतलब स्पीड पोस्ट सर्विसेज दी है। एजेंसी सर्विसेज दी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, सब टैक्सेबल। पहले सर स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को प्रोवाइड करी होती तो वो एग्जम्प्ट हुआ करती थी, सब टैक्सेबल। मतलब बच्चों कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की केवल 4 सर्विस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। मतलब इजी हो गया बेटा आपके लिए याद करना, अब तो इजी हो गया, दिमाग लगाना ही नहीं रहा आपके लिए। आप टेंशन मत लो, अमेंडमेंट की वजह से तो आपका पॉइंट और इजी हो गया सर, याद ज्यादा रखना नहीं रहेगा आपको। केवल ये याद रखना है कि सर सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट केवल 4 ही एग्जम्प्ट है, भले किसी को भी दे एग्जम्प्ट है। क्या क्या? पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर,
बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट जहां पर एनवलप्स वेइंग लेस देन 10 ग्राम है सर, वो एग्जम्प्ट है। उसके अलावा कोई भी चार्जेस, कोई भी सर्विस आपको लिख के देते क्वेश्चन, वो टैक्सेबल है। भले वो सर्विसेज उसने गवर्नमेंट को दी हो, XYZ किसी और पर्सन को दी, वी डोंट केयर, ऑल विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। और हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के केस में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है, वहां रिवर्स चार्ज नहीं लगता। ये हम ऑलरेडी रिवर्स चार्ज में बात कर चुके हैं। तो जो ये वर्ड्स यहाँ डिलीट किया ना सर, ये रिवर्स चार्ज के वहां पे पॉइंट में भी डिलीट कर रखे सर उन्होंने। तो कुल मिला के ऑल सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टैक्सेबल एक्सेप्ट फॉर, बाकी सब टैक्सेबल है, फॉरवर्ड चार्ज में है। अब भले वो गवर्नमेंट को दे, किसी और को दे, वी डोंट केयर। क्लियर, डन। कोई खास अमेंडमेंट नहीं, क्या कोई टफ है क्या? नहीं, नहीं सर, सिंपल, क्लियर। अच्छा, बाकी इस पॉइंट का इफेक्ट आगे किसी और पॉइंट में नहीं आ रहा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओके, अच्छा, उसके अकॉर्डिंग मैंने एनालिसिस में भी चेंज किया बेटा यहाँ पे, अरे क्लियर। और उसके अकॉर्डिंग मैंने सर ऑब्वियसली पॉइंट के एनालिसिस में मैंने लिख दिया पॉइंट, एंड उसके अकॉर्डिंग जो मैंने पोस्ट ऑफिस का एक क्वेश्चन आपको दे रखा था इलस्ट्रेशन, उसमें भी मैंने पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया बेटा। ये वाला क्वेश्चन और ये भी पोस्ट के रिलेटेड था बेटा, ये पूरा मैंने चेंज कर दिया। ये भी मैंने आपको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड किया, सो दैट आप अपने बुक के अंदर ये इलस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेट कर पाए एंड उसको अकॉर्डिंगली आप आंसर निकाल पाए। उससे आपका और भी कंफर्ट जोन बढ़ जाएगा कि हाँ, मेरे को पॉइंट पूरा समझ में आ गया है। ठीक है, मैंने अच्छे से इसको ड्राफ्ट किया सो दैट आप अच्छे से समझ पाए चीजों को। ओके बच्चों, तो कुल मिला के पोस्ट ऑफिस की सारी सर्विसेज टैक्सेबल होगी एक्सेप्ट 4 एग्जिम्ट है सर। 4 कौन कौन सी एग्जिम्ट है साहब? पोस्ट कार्ड, इंडियन लेटर, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट जिसमें एनवलप शुड बी वेइंग लेस देन 10 ग्राम। अच्छा, एनवलप्स वेइंग 10 ग्राम लेस देन 10 ग्राम जो है वो केवल ऑर्डिनरी पोस्ट वाले के लिए बेटा है ना। ऑब्वियसली बुक पोस्ट में तो बुक जाएगी बेटा, एनवलप जाता नहीं है सर। अरे क्लियर, तो 10 ग्राम वाला पॉइंट जो है वो इनके लिए नहीं है सर, 10 ग्राम वाला पॉइंट ऑर्डिनरी पोस्ट के लिए सर। ठीक है, नॉर्मल पॉइंट था पर हाँ फिर भी क्लियर। माहौल सरकार, आओ अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते सर। हाँ जी सर, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर, FSSAI जो सर्टिफिकेशन देता है, लाइसेंसिंग देता है सर, उसके लिए फीस चार्ज करता है। दैट फीस was exempt from GST, now became taxable। exemption विड्रॉ कर लिया। पढ़ लीजिए पॉइंट क्या है सर, सर्विसेज बाय वे ऑफ लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन एंड एनालिसिस और टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल्स सप्लाइड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू दी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। मान लो मैगी है ना सर, उसको सर्टिफिकेट दिया, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया, लाइसेंसिंग दिया सर, तो लाइसेंस फी वगैरह जो भी चार्ज करी उस पर जीएसटी अब लगेगा, पहले एग्जाम था बेटा। ओके, सेम वे IRDA की सर्विसेज, सेम वे सेबी की सर्विसेज। जो IRDA जो भी फीस चार्ज करता था वो एग्जाम था पहले, जो भी इंश्योरेंस कंपनी से उन्होंने लिया है। सेम वे सेबी जो फीस लेता था वो एग्जाम था, अब चार्जेबल टू जीएसटी सर। पढ़िए पहले, पढ़िए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA ऑफ इंडिया टू द इंश्योरर्स अंडर द IRDA एक्ट 1999। ओके ठीक, चार्जेबल टू जीएसटी, अब एग्जामिशन में हो गया। सेम वे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया set up under the Securities and Exchange Board of India Act 1992 by way of protecting interest of investors in securities and to promote the development of and to regulate the securities market। तो सर उस पर जीएसटी अब लगा दिया गया है, एग्जामिशन जो था उसको विड्रॉ कर दिया बेटा। ठीक है, तो सेबी की सर्विसेज एंड IRDA की सर्विसेज जो पहले एग्जाम थी अब टैक्सेबल कर दी। FSSAI ने जो फीस चार्ज किया वो भी टैक्सेबल हो गया बेटा अभी। ओके सर, कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, नंबर ऑफ अमेंडमेंट ज्यादा है सर, टफ नहीं है सर, टफ नहीं है, अच्छा है सर। आओ बच्चों, अच्छा ये जो हमने पॉइंट आगे पढ़ा था प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, ये पॉइंट सिंस मैंने गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज में इसको रिपीट किया हुआ था, इसलिए इस पॉइंट को मैंने वापस से यहाँ पे अमेंडमेंट लिख के दे दिया, सो दैट आप अपने बुक के अंदर दोनों जगह पे इसको इनकॉर्पोरेट कर पाए बेटा। अपफ्रंट अमाउंट फॉर लॉन्ग टर्म लीज जाता है बेटा, इंडस्ट्रियल प्लॉट वाला। ठीक सर, ये सर्कुलर रिपीट किया बेटा। देन सर एक हमने पॉइंट पढ़ा था सर उसके रिगार्डिंग सर्कुलर इशू हुआ है सर। अगर आपको याद हो आर्टिकल 243W या 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 243W या 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के काम लिखे सर। ऐसा कोई काम जो आर्टिकल 243W या 243G में लिखा हुआ है, म्युनिसिपैलिटी या पंचायत वाला काम है, वो काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने किया है तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता है। ऐसा हमने सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2
रहा है ना उसमें क्लोज में बी में सर नोटिफिकेशन शुरू करके चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था सर हमने। सेम वे अगर सेम एक्टिविटी अगर किसी गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने करी है तो वो भी एग्जाम है जीएसटी से। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंटल अथॉरिटी आर आल्सो एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, अगर वो आर्टिकल नंबर 243W या 243G में कवर तो। अब सर मान लो स्वच्छ भारत अभियान या नेशनल हेल्थ मिशन जो गवर्नमेंट का है साहब, ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने ले रखा है। अब सर मुंबई को साफ सफाई करने वाला काम मोदी जी ने बोल दिया मुंबई को साफ मैं करूंगा सर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम ले लिया सर म्युनिसिपैलिटी वाला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्विस दे रही है उस पर जीएसटी एग्जाम था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तो सफाई करेगी नहीं सर, उसने टेंडर इश्यू किया, उसमें मान लो यशवंत मंगल ने टेंडर ले लिया सर, अब मुंबई को साफ यशवंत मंगल करेगा सर अब मेरा पॉइंट ये सर्विसेज का जो बिल में लिखूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी इन रिलेशन टू एनी सर्विस विच इज एंटरस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी और पंचायत अंडर आर्टिकल नंबर 243W या 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्योर लेबर का है तो वो एग्जाम था, मटेरियल प्लस लेबर का कंपोजिट सप्लाई है तो वो भी एग्जाम था, पर उसमें कंडीशन क्या थी, प्रोवाइडेड दैट सर टोटल जो मटेरियल इन्वॉल्व है, टोटल जो मटेरियल इन्वॉल्व है दैट शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। बेटा ये पहले भी एग्जाम था अभी भी एग्जाम है सर, कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है सर, मैंने तो आपको रिवाइज करवाया पॉइंट, क्योंकि सर एक सर्कुलर आया था। अब सर्कुलर ने क्या बोला सर कि क्या जीएसटी लगेगा ऑन सैनिटेशन एंड कंजर्वेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आर्मी एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या आर्मी जो है उसको आप सर्विस दे रहे हो, मतलब गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हो बेटा। और कौन सी सर्विस दे रहे हो, सैनिटेशन एंड कंजर्वेंसी सर्विसेज। ये सर्विसेज आर्टिकल नंबर 243W और आर्टिकल नंबर 243G में कवर होती है साहब। ऐसे केस में ये सर्विसेज अगर आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, प्योर लेबर तो एग्जाम्प्ट है, मटेरियल प्लस लेबर है अप टू 25% तक का मटेरियल है तो वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा सर। सर पढ़ लीजिए तो क्लेरिफिकेशन है कि हाँ सर कवर है सर एग्जाम्पशन में। The functions entrusted to municipalities and panchayat under article number 243W or 243G of the Indian Constitution also include the activities of sanitation and conservancy services, साफ सफाई वाले काम। If such services are provided to Indian Army, if such services are provided to Indian Army or any other government ministry or department, अगर आपने इंडियन आर्मी को या एनी अदर गवर्नमेंट या सर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को सर्विसेज दी है तो सर ऐसे केस में वो भी इसमें कवर होगी, एग्जामिशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर कंडीशन क्या है, प्योर लेबर है तो एग्जामिशन मिलेगा, मटेरियल प्लस लेबर है तो टोटल कंसिडरेशन का मैक्सिमम 25% ही होना चाहिए मटेरियल का वैल्यू सर। तो सर अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी इन द सेम मैनर एज द लोकल अथॉरिटी डज इट फॉर पब्लिक तो ऐसे केस में द सेम विल बी एलिजिबल फॉर एग्जामिशन अंडर शेड्यूल नंबर 3 and 3A ऑफ द एग्जामिशन नोटिफिकेशन, अदरवाइज इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। और आया ना मोर देन 25% मटेरियल इन्वॉल्व है तो टैक्सेबल होगा सर। क्लियर डन। कुल मिला के इनका जो पॉइंट था कि क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट या आर्मी को अगर आपने सर्विसेज दी है, उनके डिपार्टमेंट को सर्विसेज दी तो वो एग्जाम रहती है, तो आंसर है यस, सेम एग्जामिशन अप्लाइज हियर आल्सो सर। ओके ठीक सर। फिर नेक्स्ट सर हमने पढ़ा था जीएसटी नेटवर्क जो अलग से गवर्नमेंट ने कंपनी बना रखी है, एक एंटिटी बना रखी है जो सेंट्रल जो पूरे जीएसटी पोर्टल को संभालता है साहब, मैनेज करता है, हाँ है ना। अब जीएसटी नेटवर्क जो गवर्नमेंट ने कंपनी बनाई वो फीस किससे लेगा, वो अपना काम करवाने के लिए पैसा कहाँ से लाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी से लेगा सर। तो उसको जो उनसे जो फीस ली है वो पहले एग्जाम थी, अब टैक्सेबल हो गई सर। पढ़िए सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द जीएसटी नेटवर्क टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी सर अब टैक्सेबल हो गई है। क्या होता है सर, इन्फोसिस जिसको सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का काम दे रखा है उसको पैसा कौन देगा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देता है सर। जीएसटी पोर्टल को अपग्रेड करना है, उसको मेंटेन करना है, उसका सारा एक्सपेंस जीएसटी नेटवर्क का है जो अलग से कंपनी बना रखी सर गवर्नमेंट ने। अब वो फंड कहां से लाएगा, खर्चा करना है, फंड कहां से लाएगा, he will the GST network is charging the fees to the central government and state governments and union territories, so that will be now chargeable to GST सर। ओहो आगे कहा बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज में हम सर बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज का सबसे पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टैक्सेबल नाउ, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर नाउ टैक्सेबल। सेम वे सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई केवल एक एग्जाम थी, अगर आपने आउटसाइड इंडिया से
सर्विसेज दिए आरबीआई को इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो ये पहले एग्जाम थी, अब उसको भी टैक्सेबल कर दिया। कुल मिला के ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई इज नाउ टैक्सेबल, और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई, सारी सर्विस पहले वैसे भी टैक्सेबल थी, केवल एक एग्जाम थी, उसको भी विड्रॉ कर दिया। अब तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई हो या सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई हो, कोई भी सर्विस हो सर, अलग से आरबीआई के होने की वजह से एग्जामिशन जो मिलता था वो अब नहीं मिलेगा सर। नाउ 2000 चार्जेबल टू जीएसटी, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई ऑल टैक्सेबल, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, केवल ये एक ही एग्जाम थी सर आरबीआई की वजह से, वो भी अब टैक्सेबल कर दी सर, एग्जामिशन विड्रॉ हो गया। क्लियर, डन। मतलब है ना इजी भाई, टफ क्या है इसमें, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और कोई टफ कुछ भी नहीं है सर। आइए बच्चों, एक मस्त वाला सर्कुलर इश्यू हुआ सर। सर मस्त तो क्या है सर, सिंपल सा सर्कुलर है सर, वो हम देख लेते सर, एक जो मैंने इस चैप्टर के एंड में डाला है सर। क्लेरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू दी गेस्ट एंकर्स। आपने देखा होगा बेटा कई सारे टीवी शोज में, न्यूज चैनल्स पे, या कई सारे अदर प्रोग्राम्स में गेस्ट एंकर्स को बुलाते हैं ये लोग, पता ना सर, जहां पे डिबेट शो होते हैं कई बार, दोज गेस्ट एंकर्स जो भी वहां पे आ रहे हैं वो एम्प्लॉय तो नहीं सर न्यूज चैनल के या टीवी शोज वालों के एम्प्लॉय तो नहीं है, तो उनको एक ऑनरेरियम पे किया जाता है। ऑनरेरियम सम फीस इज पेड टू दी गेस्ट एंकर्स। आप मुझे बताओ, पूरे मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में कहीं भी आपने ये पढ़ा क्या कि टीवी शोज के गेस्ट एंकर्स को जो भी ऑनरेरियम पे कर रहे हो, जो भी फीस पे कर रहे हो, वो एग्जम्प्ट रहेगा? नहीं सर। तो सर्कुलर ने बोला हाँ भाई हाँ, दोज विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, उस पे गेस्ट एंकर्स को जो भी आप ऑनरेरियम दे रहे हो उस पे जीएसटी लगा के दो साहब, जीएसटी इज पेएबल बाय दोज गेस्ट एंकर्स ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम। क्लियर, डन। ये सिंपल सा सर्कुलर था, देख लीजिए सर आप। सनसद टीवी एंड अदर टीवी चैनल्स invite guest anchors for participating in their shows and pays remuneration to them in form of honorarium। आपने देखा होगा कई बार न्यूज चैनल में पॉलिटिकल डिबेट्स हो रही है, गेस्ट एंकर्स आ रहे हैं। क्लियर, अगर उनको कोई फीस पे करे तो 2000 चार्जेबल टू जीएसटी। सर वो तो न्यूज चैनल के लिए हमने पढ़ा था क्या, न्यूज प्रोवाइडेड बाय, सर याद आया बेटा? अरे जो न्यूज प्रोवाइड करते हैं ना सर, याद आया मैंने एग्जाम्पल दिया था शक्तिमान का, स्पाइडरमैन का, सर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वगैरह ने सर्विसेज दी, न्यूज ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन्होंने सर्विस दी है न्यूज प्रोवाइड करने के लिए, वो एग्जाम दी। गेस्ट एंकर आ रहे, दोज आर नॉट प्रोवाइडिंग न्यूज सर। तो जो गेस्ट एंकर्स को ये रेम्युनरेशन पे कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑनरेरियम, क्लियर, उस पर जीएसटी लगेगा। सम ऑफ द गेस्ट एंकर्स हैव रिक्वेस्टेड पेमेंट ऑफ जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% ऑन द ऑनरेरियम पेड टू देम फॉर सच अपीयरेंसेज। तो यहाँ पर क्लेरिफिकेशन देके बोला कि हाँ जी हाँ, वो सही बोल रहे हैं, जीएसटी लगेगा। इट इज क्लेरिफाइड दैट supply of all goods and services are taxable unless exempted or declared as neither supply of goods nor supply of service. Services provided by guest anchors in lieu of honorarium attract GST, क्योंकि कहीं पे भी एग्जम्पशन नहीं है सर। हाँ, वो गेस्ट एंकर्स का खुद का ही एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख नहीं है इस केस में भी, तो वो तो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं, उनके केस में जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज जो भी गेस्ट एंकर अपना इनवॉइस रेज करेंगे उस पर जीएसटी लगाएंगे सर। क्लियर, डन। सरकार पॉइंट खत्म होता है। अब ये मेगा एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज थी ये सारी खत्म होती है अब। क्लियर, जितने भी अमेंडमेंट थे वो सारे खत्म होते हैं अब। आइए बच्चों, मैंने इस चैप्टर की एंड में एक मस्त वाला सर्कुलर, जो एक मास्टर सर्कुलर इश्यू हुआ सर, ये मास्टर सर्कुलर है सर, शानदार सर्कुलर है सर। इसने पुराने कई सालों के कई सारे झगड़ों के जो जजमेंट आए थे हाई कोर्ट्स वगैरह के, उन सबको कंपाइल करके डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर इशू किया क्लेरिफाई करने के लिए। सर वो मास्टर सर्कुलर को हम पढ़ने वाले हैं सर। सर्कुलर दिखने में बहुत बड़ा लगेगा पर मैं उसको कंपाइल करके छोटे वे में समझा दूंगा आपको, ध्यान दीजिएगा बेटा। सर शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लोज ई नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट ज्यादा है बच्चों आपको? सर एक बार हेडिंग पढ़िए, क्लेरिफिकेशन ऑन GST applicability on liquidated damages, compensation and penalty arising out of breach of contract or other provisions of the law। ठीक है साहब, ये सर्कुलर मास्टर सर्कुलर इशू हुआ सर क्योंकि इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई सारे केसेस में झगड़े हुए, ओवर द इयर्स डाउट्स हैव बीन रेज्ड, और कई सर्विस टैक्स टाइम पे भी सेम पॉइंट था सर, और इनमें कई सारे मैटर्स पे कोर्ट में केसेस चल रहे थे सर। उन सबको
कोर्ट्स के जो जजमेंट आए उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक मास्टर सर्कुलर इशू कर दिया। सबसे पहले पॉइंट पढ़ेंगे सर, पैरा नंबर 5 क्लोज नंबर ई में लिखा क्या था सर? ऑब्लिगेशन, एग्रीइंग टू दी obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act. Sir, agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act has been specifically declared to be a supply of service in para number 5E of Schedule 2 of the CGST Act if the same constitutes supply within the meaning of section number 7 of the act. The said expression has the following 3 limbs. सर अब सर ये जो बात लिखी ना इसने, इसको थोड़ा सा मैं और समझा देता हूं आपको बेटा। शेड्यूल 2, सर आपको पता है शेड्यूल 2 की बात कब आएगी? शेड्यूल 2 बोलता है क्या? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A से आया शेड्यूल 2 और सबसेक्शन 1A में लिखा है अगर कोई ट्रांजेक्शन इस पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई के स्कोप में आता है तो ही शेड्यूल 2 देखेंगे सर। अगर कोई सप्लाई ही नहीं है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग अबाउट शेड्यूल नंबर 2 एट ऑल। आई रिपीट, शेड्यूल 2 की बात कब आएगी? शेड्यूल नंबर 2 की बात तभी आएगी अगर एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में आ रहा है। अब सप्लाई के स्कोप में आ गया, अब डिस्प्यूट है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, तब जाके आपको देखना है शेड्यूल नंबर 2 जिसने कुछ 6 पैरास दे रखे हैं, उसमें कुछ बातें करी हुई है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, पर फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1, तभी सबसेक्शन 1 एक ही बात है कि अच्छा इसमें मैंने कोई नई बात नहीं बताई, आपने जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वही मैंने बोला है सर। ठीक है साहब, तो कुल मिला के obligation to refrain from an act, agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act is supply of service, है ना? पर पहले ये सप्लाई तो होना चाहिए सर। अब मैं आपको समझाता हूं कि झगड़ा क्या था, पर उससे पहले ये जो 3 लिम्स के बारे में बात करा वो भी देख लो सर आप। चलो, फर्स्ट, agreeing to the obligation to refrain from an act, इसका मतलब क्या है सर? सबसे पहली बात, नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट्स। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया हुआ है कि कुरियर बिजनेस, मान लो आई एम एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कुरियर इन अंधेरी, और मुझे पता है आप मास्टर माइंड हो कुरियर बिजनेस के, करंटली यू आर डूइंग योर बिजनेस इन बोरीवली, नॉट डूइंग इन अंधेरी, पर मुझे न्यूज आ गई कहीं ना कहीं से कि आप अंधेरी में भी आने वाले हो। मैंने आपको बोला प्लीज भाई अंधेरी मत आना, क्योंकि तुम अंधेरी में आ गए तो मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा सब मेरे को, मैंने मना कर रहा हूं आपको, प्लीज मत आना। आपने बोला मैं क्यों नहीं करूंगा बिजनेस, में तो करूंगा ना यार, व्हाई शुड आई नॉट एक्सपांड माय बिजनेस। मैंने बोला बस साल के 10 लाख रुपए दूंगा तेरे को मैं, इस एरिया में बिजनेस मत करना। आपने बोला ओके डन, कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे, तो यू हैव एक्सेप्टेड दैट आई विल रिफ्रेन फ्रॉम दिस एक्ट, और आपने जो एक्सेप्ट किया फॉर अ कंसिडरेशन एक्सेप्ट किया है, तो ये सप्लाई के स्कोप में आता है हाँ है ना, और ये सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, समझे मेरी बात? चलो एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई बिल्डर है बेटा, जो बिल्डिंग बना रहा है, उसको जो म्युनिसिपैलिटी से परमिशन मिली वो 50 फ्लोर की मिली, 50 फ्लोर की मिल गई सर, पर सर 50 फ्लोर की वो बिल्डिंग बनाएगा, तो आसपास के लोगों ने उसको रिक्वेस्ट करी, आसपास की बिल्डिंग वालों ने रिक्वेस्ट करी, साहब आप प्लीज 25 फ्लोर से ऊपर मत बनाना, क्योंकि 25 फ्लोर से ऊपर अगर आप बिल्डिंग बना दोगे तो हमारे आसपास जो हमारी बिल्डिंग्स है वहां पर सर सनलाइट, रोशनी, आपका जो बिल्डिंग इतना ऊंचा बन जाएगा तो उसका शेडो आएगा हमारी बिल्डिंग्स पर, छाया आएगी साहब, और हमारे को डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगी, हमारा फ्री जो एयर फ्लो है वो रुक जाएगा, थोड़ा सा तकलीफ आएगी साहब। ऑल्दो दैट बिल्डर हैज द परमिशन फ्रॉम द म्युनिसिपैलिटी टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग अप टू 50 फ्लोर्स, एज पर लॉ अलाउड हो गया सर, कोई तकलीफ नहीं है, पर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सोसाइटीज नेबरिंग दैट बिल्डिंग उसने वो एक्सेप्ट किया, पर उसने बोला साहब मेरे को इसमें ये काम अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे को इतना कंसिडरेशन चाहिए, तो सर आसपास से सारे लोगों ने मिलकर उसको 10 करोड़ रुपए दे दिए, है ना, तो उसने एक्सेप्ट किया ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, और उसने 25 फ्लोर तक ही बनाया साहब। तो ऐसे केस में अगेन सर ये क्या है, ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन
एक्ट, ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, और एग्जांपल हो सकते हैं सर इसके कई सारे, ठीक है सर, ये तो कुछ एग्जांपल दे रखे यहाँ पे। देन एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन। सर आज मान लो मेरी एक दुकान है सर, मेरी शॉप है, और मेरी शॉप के बाहर कोई हॉकर है, चाय का ठेला, पानी पूरी का ठेला, हाँ ना, पता ना सर। तो मेरी दुकान के बाहर खड़े होके वो चाय बेचेगा या सर पानी पूरी की स्टोर लगाएगा, एंड सर मैं उसको अलाउ कर रहा हूँ हॉकर को मेरी दुकान के बाहर, उसके लिए मेरे को मंथली कुछ चार्ज देता है बेटा। तो अगेन सर मैं उसकी ये जो वहाँ पे इतनी भीड़ भड़का आएगा, गंदगी होगी, सब होगा, सब ये सब मैं टॉलरेट कर रहा हूँ, तो ऐसे केस में दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, उसके लिए मेरे को वो कंसिडरेशन दे रहा है, दैट ही हैज अग्रीड, और ऐसे केस में सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। क्लियर? ठीक सर। सर देन एक और एग्जांपल इसमें दे रखा है कि मान लो कोई सोसाइटी है बेटा, और सोसाइटी के पास में कोई स्कूल है। अब सर स्कूल सिंस पास में सोसाइटी है, सोसाइटी लॉज के हिसाब से, मतलब जो म्यूनसिपैलिटी लॉज है उसके हिसाब से लाउड स्पीकर यूज नहीं कर सकते स्कूल वाले, बट स्कूल ने सोसाइटी से बात करी कि साहब हम आपको पर मंथ ₹15,000 पे करेंगे, हमको मॉर्निंग प्रेयर्स वगैरह कराने दो, स्पीकर पे लाउड स्पीकर चलाने दो साहब, अच्छा रहेगा। सोसाइटी ने एग्री कर दिया। सोसाइटी इज टॉलरेटिंग द एक्ट फॉर सम कंसिडरेशन, ये सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है सर। ऑफ एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट। सर मान लो कोई एक फैक्ट्री साहब, एग्जांपल कोई एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ प्रोडक्शन होता है सर, उसका जो पॉल्यूशन तो होता ही थोड़ा बहुत सर, ऑल्दो उसने सर जो उसका चिमनी लगी हुई सर, उसमें जो पॉल्यूशन या जो फ्यूम निकल रहा है सब, वो फ्यूम जो है विद इन द कंट्रोलेबल लिमिट है, विद इन द लॉ है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी आसपास की जो सोसाइटी थी उसने रिक्वेस्ट करी साहब इस पे ये मशीन और लगा दो, इससे पॉल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। उसने बोला मैं क्यों लगाऊं यार, मेरे तो विद इन द लॉ है सर, आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हम क्या करें सर, आपको एक्स्ट्रा अपने हेल्थ का सेफ्टी रखना, तो उसमें हम क्या करें, आप अपने घर में लगा दो। तो सोसाइटी वालों ने बोला उस फैक्ट्री वाले को कि साहब आप वो मशीन लगा दो, हम आपको कुछ चार्जेस के पे कर देंगे, हम मंथली आपको 1 लाख रुपए दे देंगे साहब, आप ये मशीन आपके एक्स्ट्रा लगा दो, सो दैट बिल्कुल भी नॉइज पोल्यूशन नहीं हो, बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं हो साहब, एयर पोल्यूशन वगैरह ऑल द लॉ में अलाउड है। सोसाइटी उस फैक्ट्री वाले ने एक्सेप्ट किया, 1 लाख रुपए पर मंथ उसको पे करे सोसाइटी वाले, दैट इज अगेन उसने एग्री किया है फॉर ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, वो एक काम कर रहा है ये मशीन लगाने वाला, हाँ है ना। अगेन इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, यस जीएसटी लगेगा सर। क्लियर? समझ में? ये कुछ एग्जांपल देयर में भी एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। ओके, तो अल्टीमेटली ये 3 लिम्स के हमने विद एग्जांपल समझ ली बात को। अब वापस इस पॉइंट को समझना सर, पॉइंट क्या कहता है बेटा, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर ये सप्लाई के स्कोप में आता है तो अब सर झगड़ा क्या हुआ वो समझना सर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे मैटर्स पे डिस्प्यूट्स हुए, बहुत सारे कोर्ट्स के जजमेंट्स आए इन सब मैटर्स पे सर। इन सबको कंपाइल करके इसने आगे सर एक सर्कुलर में बात कर दी और कह दिया, क्या समझना बात को ध्यान से। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, लिक्विडेटेड डैमेजेस। देखो सबसे पहली बात जो इन 3 पैरा में समझाई हुई है वो मैं तुम्हें समझा देता हूं कि सर कोई भी ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में कब आएगा, जब मैंने कोई एक्टिविटी करी है, जब मैंने कोई एक्टिविटी करी है फॉर अ कंसिडरेशन, मैंने कोई एक्टिविटी करी है फॉर अ कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, अदरवाइज सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। अच्छा मैंने कोई काम किया फॉर कंसिडरेशन, एक्टिविटी शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई होता है, वो सप्लाई नहीं होता है। आपने खुश होकर मुझे कोई गिफ्ट दिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको सर, मैंने कोई अच्छा काम किया, आपने मुझे कोई गिफ्ट दिया, दैट इज नॉट सप्लाई एट ऑल। मतलब मियर फ्लो ऑफ मनी, आप मुझे किसी कारण से पैसा दे रहे हो, इट डजंट मीन कि वो कंसिडरेशन ही है। जब तक वो कंसिडरेशन के स्कोप में नहीं आएगा तब तक वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। सेम वर्ड्स लिखे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखा है कि कुछ करने के लिए कुछ आप कंसिडरेशन दे रहे हो, तो सर ऐसे केस में वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वैलिड है और वो कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप में आता है। सेम वर्ड्स यहाँ सप्लाई के स्कोप में यूज हुए एंड उन्हीं का रेफरेंस देते हुए सर्कुलर इशू किया, इसलिए मैं बातें बता रहा हूं आपको सर कि
कुछ करने के लिए पैसा मिल रहा है, फीस मिल रहा है. इफ सप्लायर इज गेटिंग समथिंग फॉर डूइंग समथिंग, क्विड प्रो क्यो, अरे हाँ है ना, उसको कुछ फीस मिल रहा है, उसको मजा आ रहा है साहब, उस फीस के लिए उसने वो काम किया है, तो सप्लाई सर्विस के स्कोप में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सप्लाई के स्कोप में आएगा सब. उसी का रेफरेंस देते हुए यहां बात करी कि सर अब यहां बात इन्होंने शुरू कर दी और बोल दिया क्या, ये तो क्या एक समरी चार्ट दिया, आगे जो बातें कही ना सर, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है, उसका सबकी बातें एक साथ यहां कर दी इन्होंने. जैसे लिक्विडेटेड डैमेजेस, अब एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करता चाहता हूं. लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है साहब, आज तक हमने जब भी जीएसटी पढ़ा होगा 100% ये बात करी होगी कि लिक्विडेटेड डैमेजेस और सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर जीएसटी लगेगा. पहली बात, लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट मेरे से साइन करवाया, आप और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, मैं सर्विस सप्लायर हूं, आप सर्विस रेसिपिएंट है, और किसी कारण से अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया या टाइम से परफॉर्म नहीं किया या प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं किया, वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से लिक्विडेटेड डैमेजेस पे करने पड़ेंगे. हाँ है ना सर, अब आप मुझे बताओ, मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, मैं आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस पे कर रहा हूं, मैं सर्विस सप्लायर हूं, आप सर्विस रेसिपिएंट है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, मैं आपको कोई फीस पे कर रहा हूं, मुझे बताओ, मैं आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस पे कर रहा हूं, आप मुझे बताओ सर आपने कोई काम किया क्या मेरे लिए जिसके लिए आपने मेरे से फीस ली है. सर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है तो कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए एंटर करता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए नहीं एंटर करता है. पुलिस ने कोई फाइन चार्ज किया आपसे, लिक्विडेटेड डैमेजेस आर व्हाट, अ फाइन. आपने कोई लॉ वायलेट किया, गवर्नमेंट ने या किसी भी एंटिटी ने आप पे पनिशमेंट के लिए फाइन चार्ज कर दिया, सर तो आप मुझे बताओ, जिसने फाइन लिया है क्या वो कभी भी चाहता कि आप लो तोड़े. सर मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो क्या आप कभी चाहते हो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ूं जिसके लिए आपको फीस मिले. तो कई सारे ओवर द ईयर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कई सारे कोर्ट्स ने डिसाइड किया कि अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है तो उसमें वो लिक्विडेटेड डैमेजेस जिसको दे रहा है वो खुश नहीं हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, अच्छा हुआ मेरे को फीस मिल गई. सो दिस कांट बी सेड दैट इट इज कंसिडरेशन, दिस इज मियर फ्लो ऑफ मनी. कि उसको दुख हुआ, दर्द हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया मैंने, आप सर्विस रेसिपिएंट हो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट सही परफॉर्म नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो जो आपको लॉस हुआ उसको कंपनसेट करने के लिए सर मैंने आपको पैसा दिया. सर आपने मेरे से कोई फीस नहीं ली है, आपने कोई काम ऐसा नहीं मेरे लिए कुछ किया हो या जिसके लिए आपको कुछ फायदा हुआ हो या मेरे को कोई फायदा हुआ हो और सर आपने वो काम करने के लिए वो फीस लिया हो, नहीं, दैट इज जस्ट टू कंपनसेट योर लॉसेस. क्लियर. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई सारे कोर्ट्स ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखते हुए, जीएसटी एक्ट को देखते हुए, सर्विस टैक्स के अंदर जो वर्डिंग यूज करती है उन सबको देखते हुए बोला कि ये दिस इज मियर फ्लो ऑफ मनी, आपने केवल मनी दिया है. रहा है ना, जो डैमेजेस हुए हैं अदर पार्टी को, जो डैमेजेस हुए अदर पार्टी को, वो जो लॉस हुए हैं, डैमेजेस हुए अदर पार्टी को, उसके लिए आपने क्या दिया, जस्ट अदर पार्टी को सर मनी दिया है. इट इज मियरली फ्लो ऑफ मनी, दिस इज नॉट कंसिडरेशन फॉर द अदर पार्टी. ये कोई इसको फीस नहीं मिला है, कोई मजा नहीं आ गया उसका साहब, इट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी एट ऑल. क्लियर, गवर्नमेंट बोल दिया. तो आज तक आपने और हमने जब भी जीएसटी के इस प्रोविजन को पढ़ा होगा तो हमने हमेशा एग्जांपल लिया होगा कि लिक्विडेटेड डैमेजेस आर चार्जेबल टू जीएसटी. पर अब ध्यान रखिएगा, ये सर्कुलर खुद गवर्नमेंट ने इशू किया एंड गवर्नमेंट डोंट वांट एनी जीएसटी ऑन दिस. तो फायदा है ना सर इंडस्ट्री के लिए, तो क्या नुकसान है. ये तो देश के लोगों के लिए फायदेमंद बात करेगी, हमको जीएसटी नहीं चाहिए सर. इसलिए आप भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आपको घुसने की जरूरत नहीं सर. एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बात बता रहा हूं, मैंने सफिशिएंटली आपको रीजन दे दिया इसके. क्लियर, जो सब यहां पे लिखे हुए हैं. एंड सर ऐसे केस में कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस आर नॉट चार्जेबल टू जीएसटी एट ऑल. नो जीएसटी. ठीक है सर, यहां एक बार आप पढ़ेंगे. Examples of such cases are damages resulting from damage to property, negligence, piracy, unauthorized use of trade name, copyright, etc.,
अदर एग्जाम्पल्स में भी कवर्ड हियर आर दी पेनल्टी स्टिपुलेटेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलेड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। आपने घर मेरा टाइम पे नहीं बनाया, मैंने आपसे पेनल्टी ले ली सर। सिमिलरली फॉरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी बाय अ सेलर in case of breach of an agreement to sell an immovable property by buyer or by the government or local authority in the event of a successful bidder failing to act after winning the bid। मान लो मैंने किसी बिड में पार्टिसिपेट किया, है ना, मैंने बिड लगाई, हाईएस्ट बिड मेरी थी साहब, और बिड में जीत गया, और सर उस बिड जीतने के बाद मेरे को बोला था, मतलब एज पर दैट बिडिंग एग्रीमेंट, ये पहले से बताया हुआ था कि बिड जो पर्सन जीत गया विद इन 1 मंथ उसको रिमेनिंग पूरा पेमेंट करके सर वो गुड्स या सर्विस उसकी हो जाएगी सर। हाँ है ना भाई, पर मैंने बिड में हाईएस्ट बिड लगा दी, 10 लाख रुपए दे दिए, बाद में रिमेनिंग अमाउंट मैंने पे ही नहीं किया विद इन 1 मंथ, तो जो 10 लाख रुपए जो मैंने बिड अमाउंट लगाया था वो फॉरफिट हो जाता है बेटा। तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? यहां पे बोला आंसर इज नो, क्लियर, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सर फॉर अलॉटमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्लियर, कोई भी बिड मैंने ली थी और बिड का पेमेंट नहीं दिया मैंने, नेचुरल रिसोर्स जैसे माइनिंग के लिए मैंने बिडिंग किया, बिडिंग अमाउंट मेरा फॉरफिट के लिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि मैंने सक्सेसफुल बिडर होने के बावजूद रिमेनिंग अमाउंट पे नहीं किया, इट इज ए मियर फ्लो ऑफ मनी एज द बायर। देखना रीजन देखना बेटा, एज द बायर और द सक्सेसफुल बिडर डज नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न फॉर सच फॉरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी, क्लियर, कोई जीएसटी इस पे नहीं लगेगा। Forfeiture of earnest money is stipulated in such cases not as a consideration for tolerating the breach of contract but as a compensation for the losses suffered and as a penalty for discouraging the non-serious buyers or bidders। आपका जो बिड अमाउंट है वो हम फॉरफिट कर लेंगे सो दैट सर जो नॉन सीरियस बायर्स है वो बिडिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करे सर, वरना पता पड़ा बिडिंग सक्सेसफुल हो गई फिर लास्ट बोलता नहीं मैं, और सर बाद में जब पेमेंट देने की बात आई तो बोलता है क्या, नहीं साहब मेरे को तो नहीं खरीदना, तो क्या हम पागल थे इतने टाइम बिडिंग कराई जो सर, सो दैट नॉन सीरियस बायर आया ही नहीं सर। सो इट्स अ पेनल्टी, इट्स अ मियर फ्लो ऑफ मनी, फॉरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। सच पेमेंट्स बीइंग मियर फ्लो ऑफ मनी आर नॉट अ कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई एंड आर नॉट टैक्सेबल एट ऑल, इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा, क्लियर। इसलिए लिक्विडेटेड डैमेजेस हो या ये जो एग्जांपल्स की बात मैंने करी आपसे, पेनल्टी हो गई या कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया आपने जिसकी वजह से आपको इस तरह का कोई फाइन पे करना पड़ गया, नॉट चार्जेबल टू जीएसटी एट ऑल। ध्यान रखिएगा, बहुत ही काम का सर्कुलर है बेटा इंडस्ट्री के लिए तो ये, ओके सर। अगला, अच्छा इस पैराग्राफ को हम आगे अगले पॉइंट में कवर करने वाले, इसलिए मैं अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहा आपसे। आइए सर, कंपनसेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉल ब्लॉक्स। बेटा इसमें क्या कुछ अलग अलग मैटर्स पे झगड़े हुए थे, डिस्प्यूट्स हुए थे, कोर्ट के जजमेंट आए थे, उनके बेस पे सब मास्टर सर्कुलर एक एक पॉइंट को लेके दे दिया इन्होंने। कंपनसेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉल ब्लॉक, बेटा 2014 की बात है बेटा, ये जब सर्विस टैक्स हुआ करता था। अच्छा सेम पॉइंट था सर्विस टैक्स में जो अभी जीएसटी में है सर, इसलिए पॉइंट यहाँ एग्जांपल के लिए बात आ रही है। कंपनसेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉल ब्लॉक, क्या हुआ बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोयले की ब्लॉक्स अपॉइंट कर दी सर। गवर्नमेंट ने क्या किया सर, कॉल ब्लॉक्स अलोकेट कर दी कि ठीक है आप माइनिंग कर सकते हो यहाँ से, ये कॉल ब्लॉक आपका, ये आपका, ऑन अ पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट दे दी सब कॉल ब्लॉक। फिर 2016 में सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया, सॉरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया और उन्होंने वो सारे जिसको भी कॉल ब्लॉक अलोकेट हुई थी उन सबको कैंसिल कर दिया, नहीं तुम यहाँ माइनिंग नहीं कर सकते, कॉल नहीं निकाल सकते सर। अब साहब हमने तो गवर्नमेंट से को पैसा देके हमने कॉल ब्लॉक लिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी ओल्ड अलॉटीज थे उन सबको कंपनसेशन दिया गया इन द ईयर 2016 टुवर्ड्स कैंसिलेशन ऑफ कॉल ब्लॉक। ठीक है तुमको लॉस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सर हमने कॉल ब्लॉक आपको अलोकेट किया था ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट, अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो तुम सबको लॉस जो हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए लो पैसा साहब। अब ऐसे केस में क्वेश्चन ये आया क्या इस पे सक्सेसफुल इस पे क्या जीएसटी या सर्विस टैक्स लगेगा? आंसर इज नो, क्योंकि जिसके कॉल ब्लॉक कैंसिल हुए बेचारे का उसका दिल दुखा है, उसको कोई फीस नहीं दी गवर्नमेंट ने टू डू समथिंग, है ना, उसको लॉस हुआ, उसके बिजनेस प्रोजेक्शंस खत्म हो गए सर, इसलिए इट्स अ मियर फ्लो ऑफ मनी, नॉट अ कंपनसेशन, नॉट अ फीस चार्ज बाय देम, इट इज नॉट अ कंसिडरेशन पेड टू देम फॉर डूइंग समथिंग और फॉर नॉट डूइंग समथिंग, इट इज चार्जेबल टू, इट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी एट ऑल, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्लियर, हेंस नॉट टैक्सेबल। अच्छा बेटो इन सब केसेस में बहुत हाई थॉट्स गई हुई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, हर एक वर्ड को इंटरप्रेट किया गया, आप इसके बहुत डेप्थ में अभी मत जाइएगा, बहुत ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं है, ठीक है, जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझिएगा, एंड इस पर जीएसटी नहीं लग रहा है अभी। देन चेक डिसऑनर फाइन और पेनल्टी, अगेन सर
कभी भी बैंक में अगर चेक बाउंस हो जाता है तो आपने देखा होगा बैंक चेक बाउंस चार्ज लेता है हमसे, तो अगेन डिपार्टमेंट ने बोला कि इस पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा, इट इज जस्ट मेयर फ्लो ऑफ मनी, ये पेनल्टी है बेटा अगेन। अच्छा सर नोबडी, जैसा आपने मेरे को 10 लाख रुपए का चेक दिया, मैंने बैंक में लगाया, मैं कभी ये नहीं चाहूंगा वो चेक बाउंस हो, और बाउंस हो गया, अब बैंक ने मेरे से चार्ज लिए, तो क्या सर बैंक ने मेरे से कोई मैंने बैंक को की फीस दी है फॉर डूइंग समथिंग? सर नो, नोबडी वांट्स कि चेक बाउंस हो, तो ये फाइन पेनल्टी जो है, ये फीस नहीं दी मैंने बैंक को फॉर डूइंग समथिंग। क्लियर सर, ये उनके एफर्ट्स जो खराब हुए उसके लिए मैंने कंपनसेशन दिया है बैंक को, इट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी एट ऑल। क्लियर, नॉट टैक्सेबल। देन पेनल्टी इंपोज फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, जैसे आपने ट्रैफिक वायलेशन किया या किसी भी कानून की धज्जियां उड़ाई है और आपसे कोई फाइन या पेनल्टी चार्ज किया है, तो आपने कोई उस जिसने फाइन चार्ज किया पेनल्टी चार्ज किया उसको कोई फीस नहीं दिया है कि हाँ साहब ठीक है ना मैं ट्रैफिक रूल्स तोड़ूंगा आपको फीस दे दूंगा। इज इट अ फीस? नो सर, इट्स अ पेनल्टी, इट्स अ मेयर फ्लो ऑफ मनी फॉर डिटरिंग सम एक्ट, सच एक्ट, कि आप कानून ना तोड़े इसलिए पेनल्टी है। आप समझना, आप लॉज का वायलेशन नहीं करे इसलिए पेनल्टी है। ऐसा नहीं उनको पेनल्टी चाहिए इसलिए आप लॉ वायलेट करे, समझना। एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ यू आर गिविंग समथिंग, इफ यू आर पेइंग समथिंग एज ए कंसिडरेशन फॉर डूइंग समथिंग, तो सर ऐसे केस में वो सप्लाई के स्कोप में आना चाहिए, अदरवाइज सप्लाई के स्कोप में नहीं आना चाहिए। तो सर गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन जो आपसे फाइन या पेनल्टी ले रहा है, क्या आपने उसके लिए कुछ किया है इसलिए उसको फीस मिल रहा है क्या? या उसने आपके लिए कुछ किया इसलिए फीस मिल रहा है क्या? या वो चाहेगा हाँ तू कानून तोड़ और हमको फीस दे, ऐसा? नो, फाइन पेनल्टीज आर चार्ज फॉर डिटरिंग द एक्ट। आप ऐसा काम ना करें इसलिए फाइन पेनल्टी चार्ज करिए। इट कान बी कंसिडर्ड एज कंपनसेशन, इट कान बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन, इट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी एट ऑल, और इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी इज नॉट लेवेबल। क्लियर सर? देन ऑलरेडी बात कर, अच्छा नहीं अच्छा पॉइंट है, फॉरफीचर ऑफ सैलरी और पेमेंट ऑफ बॉन्ड अमाउंट इन द इवेंट ऑफ एम्प्लॉय लिविंग द एम्प्लॉयमेंट बिफोर द मिनिमम एग्रीड पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं पे आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज में बॉन्ड साइन होता है कि 5 साल से पहले आप छोड़ोगे नहीं कंपनी को, और अगर 5 साल से पहले आप छोड़ते हो तो हम आपसे सर 50 लाख रुपया एज ए कंपनसेशन लेंगे। बॉन्ड अमाउंट होता है ना सर, बॉन्ड साइन करते कई बार कंपनी में, तो रोज काम आएगा सर। मान लो उस एम्प्लॉय को कोई अच्छी जगह से कोई अच्छा ऑफर आ गया एंड ही वांट टू लीव द कंपनी बिफोर द बॉन्ड एग्रीमेंट पीरियड। अब ऐसे केस में वो एम्प्लॉयर को 50 लाख रुपए दे देता है, साहब ये लो 50 लाख रुपए, नहीं चाहिए। तो क्या सर उसने फीस पे करी एम्प्लॉयर को फॉर डूइंग समथिंग? इज इट अ कंसिडरेशन? नहीं, इट्स अ ह्यूज लॉस। देखो एम्प्लॉय के लिए 5 साल का बॉन्ड क्यों रखा? क्योंकि उस एम्प्लॉय को उस एम्प्लॉयर ने अपना काम सिखाया होगा, कई सारी जिम्मेदारियां दी होगी, कई सारी ट्रेनिंग दी होगी, उसके काम वर्क फ्लो उसका अच्छा चल रहा है और बीच में अचानक वो छोड़ चला जाए रातों रात, उसका काम कितना हैम्पर होगा। उसको इमीडिएटली उसकी वैकेंसी फुलफिल करने के लिए कोई एम्प्लॉय लाना पड़ेगा कहीं और से जो इतना ही ट्रेंड हो, इतना ही उसके लिए उस एम्प्लॉयर को एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी सो दैट सेम लेवल का एम्प्लॉय उसको मिल पाए इमीडिएटली। उसके लिए बॉन्ड अमाउंट पे करा जाता है। तो इट्स नॉट अ फीस विच इज पेड टू द एम्प्लॉयर, कोई कंसिडरेशन नहीं मिला है एम्प्लॉयर को, ठीक है मेरे को फीस मिल गया, दिस बॉन्ड अमाउंट इज देयर इन द एग्रीमेंट, ताकि वो छोड़ के नहीं जाए, छोड़ के जाने के लिए फीस नहीं है सर वो। तो इट्स अ मियर फ्लो ऑफ मनी। देखो एक बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है बिटवीन कंसिडरेशन एंड मियर फ्लो ऑफ मनी। क्लियर? तो सर यहाँ पे कोर्ट में जजमेंट आए हुए है सर, और गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या इट इज नॉट अ कंसिडरेशन एट ऑल एंड नो जीएसटी विल बी चार्ज्ड ऑन सच bond amount which is paid by the employee who is leaving the job or employment of the employer before the bond period. So no GST will be charged. Then compensation for not collecting toll charges. अच्छा सर, demonetization जब हुआ था 8 नवंबर 2016 को, वहां से लेकर 1 दिसंबर 2016 तक गवर्नमेंट ने बोल दिया आप टोल चार्ज, जो टोल कलेक्टिंग एजेंसीज थी उनको बोल दिया रोड पे जो लोग जा रहे हैं सिंस उनके पास कैश नहीं होगा आप उनसे टोल मत लीजिए। अब साहब टोल वालों ने बोला हमने तो रोड बनाई है, रोड बनाने का खर्चा कहां से निकलेगा हमारा सर, हमको तो टोल चाहिएगा।
और गवर्नमेंट अगर तुम इतना पब्लिक के लिए सोच रहे हो तो टोल तुम पे कर दो। सरकार को बोल दिया टोल वालों ने क्या कि टोल तुम पे कर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया। तो क्या हो रहा है सर, टोल चार्जेस जो हुआ करते थे जो इंडिविजुअल कार वालों से ले रहे थे वो उनसे नहीं ले रहे, किससे ले रहे, गवर्नमेंट से ले रहे। तो सर टोल इज बीइंग कलेक्टेड बट नॉट फ्रॉम द पब्लिक, डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ऐसा करा, हुआ क्या, मैंने आपकी जगह किसी और से फीस ले ली बेटा, आपकी जगह किसी और से फीस ले ली मैंने, सर ली तो है ना सर। सो टोल चार्जेस विल कंटिन्यू टू बी हैविंग द सेम ट्रीटमेंट, है ना। जो टोल चार्ज पब्लिक से लेते वही टोल चार्ज हम गवर्नमेंट से ले रहे, पब्लिक से नहीं ले रहे सर। तो क्वेश्चन ये आया, इज इट अ फीस फॉर, सर इज इट अ फीस फॉर एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू नॉट कलेक्ट द टोल चार्ज फ्रॉम द पब्लिक? आंसर है नो सर, इट इज टोल चार्ज ओनली। बस देने वाला पर्सन चेंज हो गया है और टोल चार्ज का ट्रीटमेंट टोल चार्ज की तरह ही होगा, भले वो पब्लिक दे या डायरेक्ट गवर्नमेंट दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड आपको पता है टोल चार्ज पे नो जीएसटी और उस टाइम पे सर्विस टैक्स था, तो नो सर्विस टैक्स। तो इसको आपके ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन नहीं मानेंगे, और ऐसे केस में मेनली मानेंगे टोल चार्जेस जो पब्लिक को देना था पब्लिक ने नहीं दिया, गवर्नमेंट ने दिया, और टोल चार्ज पे जीएसटी नहीं लगता था, अभी भी नहीं लगेगा भले गवर्नमेंट पे करे। वैसे भी ये उस टाइम का पीरियड का टाइम था, काम था, अभी टैक्स नहीं है सर इस पे। सर आओ, लेट पेमेंट सरचार्ज और फीस, बेटा ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लेट पेमेंट सरचार्ज और फीस सर ये तो स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि अगर आप अपने कस्टमर से ओवर एंड अबाउट द प्राइस, भले आपने गुड सप्लाई किया हो या सर्विसेज सप्लाई कराओ, ओवर एंड अबाउट द प्राइस आपने उनसे लेट पेमेंट चार्जेस, इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस या कोई भी सरचार्ज या कोई भी फीस के नाम से पैसा लिया है, तो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ओनली, और उस पर जीएसटी लगेगा। और सर यहां पे भी ये बोला क्या सर, दीज आर जस्ट एडिशनल कंसिडरेशन, दीज आर नॉट पेनल्टीज, है ना। और गवर्नमेंट बोला इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंपोजिट सप्लाई ओनली, और इस सर्कुलर में ये बोला है कि ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बनेगा, और जो गुड्स या सर्विस आपने सप्लाई करी है उसी की वैल्यू का पार्ट बनेगा, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई, और उस पर जीएसटी लगेगा सर। तो ऐसे केस में सर इट इज नेचुरली बंडल्ड विद द प्रिंसिपल सप्लाई सच एज इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर, टेलीकम्युनिकेशन, कुकिंग, गैस, इंश्योरेंस एटसेट्रा, एंड इट शुड बी असेस्ड एट द सेम रेट एज द प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई पे टैक्स लगेगा तो इस पे भी टैक्स लग जाएगा, कुल मिला के इट इज पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। और जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा उसमें क्लासिफाई करेंगे, उस पर टैक्स लगेगा तो इस पे भी लग जाएगा, उस पर टैक्स नहीं है तो इस पे भी नहीं लगेगा सर। क्लियर, डन। सर 9, फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस फॉर पावर। सर क्या होता है, लाइट जो होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट का बिल जब आप देखेंगे, लाइट का बिल जब आप देखेंगे तो उसमें 2 पोर्शन में लाइट का बिल होता है सर। एक तो फिक्स चार्ज होता है बेटा, आप मान लो आपका फ्लैट 2 महीने के लिए बंद था, आप कहीं बाहर थे, घूमने फिरने गए थे सर 2 महीने, हाँ सर मेरा पॉइंट आपसे ये है 2 महीने फ्लैट बंद था, आपने लाइट का कोई कंजम्पशन नहीं किया, फिर भी देखना लाइट के बिल कुछ अमाउंट मिनिमम अमाउंट होता है सर, वो फिक्स चार्ज होते हैं बेटा, कि आप कंज्यूम करो मत करो फिक्स चार्जेस होंगे, और कुछ वेरिएबल चार्ज होता है, जितनी यूनिट्स आपने कंज्यूम करी उसके अकॉर्डिंग आपके चार्जेस आएंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन आया कि वो जो फिक्स्ड चार्जेस है, इज इट कंपनसेशन विच इज पेड फॉर ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट, ये टॉलरेशन ऑफ एक्ट का कोई अमाउंट है क्या? नो, दिस इज अ मैकेनिज्म टू चार्ज द फीस। कुछ वेरिएबल पोर्शन ले रहे हो, कुछ फिक्स पोर्शन ले रहे हैं सर। तो यहां पे गवर्नमेंट ने सर्कुलर देके बोला कि सर इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सर्विस ओनली, है ना, इसको आप अलग फीस मत मानिए, इसको टॉलरेटिंग एन एक्ट की सिचुएशन में मत मानिए सर। इट इज सर सेम एज इफ you have consumed the electricity or not, sir it will be treated as if it is electricity charge only, और electricity charge पे जीएसटी आपको पता है exempt nil rate है बेटा। क्लियर। और सर इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस पर आप टैक्स ले लो सर, नहीं, दिस इज नॉट फॉर टॉलरेटिंग एनी एक्ट। आप लाइट कंज्यूम नहीं करो तो हमने आपको टॉलरेट किया है इसलिए आपके लिए फिक्स चार्ज नहीं, इट कांट बी सेड लाइक टॉलरेटिंग एन एक्ट और अ सिचुएशन। क्लियर। और ऐसे केस में फिक्स्ड चार्जेस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर। यह लिख दिया, देखो बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ द प्राइस, मिनिमम फिक्स चार्जेस
या कैपेसिटी चार्ज बोल दो, एंड द वेरिएबल और एनर्जी चार्जेस आर चार्ज्ड फॉर सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली। इसको सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मानेंगे सर, एंड आर दस नॉट टैक्सेबल एज द इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। क्लियर? कोई जीएसटी इस पे नहीं लगेगा। क्लियर? इसको टॉलरेटिंग एन एक्ट का आंसर का पॉइंट नहीं बोल सकते सर इसको। क्लियर? या लिखा हुआ पढ़ लीजिए। पावर परचेज एग्रीमेंट्स मे हैव प्रोविजंस दैट पावर प्रोड्यूसर shall not supply electricity to a third party without approval of buyer. Such agreements which ensure assured supply of power to state electricity board or discoms are ancillary agreements and the contract is essentially part of supply of electricity only। बेटा भाई जो पावर जनरेशन करते हैं, जो यूनिट, जो फैक्ट्रीज, जो प्लांट पावर जनरेट करते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, एक चार्ज लेते हैं। आपने इतना मिनिमम पावर हमसे परचेज नहीं किया तो भी इतना चार्ज लगेगा। क्लियर? तो भी उसको सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही मानना है साहब। सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एक कंपोनेंट है सर, which is charged in the form of fixed charges. This is a mechanism to collect the fees। कि मिनिमम इतना तो हम लेंगे, उससे ऊपर जितना वेरिएबल चार्ज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने ले लिया। पर अल्टीमेटली दिस इज सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली। भले ही पावर जनरेटिंग कंपनी डिस्कॉम्स जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो उनसे चार्ज कर रही है, या डिस्कॉम्स कंज्यूमर से चार्ज कर रही है, फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस या फिक्स चार्जेस, ये सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है। और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रीटमेंट होगा वही इनके लिए भी होगा सर। इस पर अलग से जीएसटी नहीं लगाएंगे सर। आओ बच्चों, अब लास्ट आ रहा है क्या? लास्ट है बच्चों, कैंसलेशन चार्जेस। सर आपने फ्लाइट का टिकट बुक कराया, ट्रेन का टिकट बुक कराया, या आपने कोई होटल में रूम बुक कराया आपने, या टूर ऑपरेटर से आपने टूर बुक कराया, आपको एडवांस पेमेंट देना पड़ता है, तब जाके वो टूर बुक करता है, तब जाके आपका होटल का रूम बुक करता है, तब जाके आपका फ्लाइट का टिकट बुक होता है सर। पर अगर किसी कारण से आपने वो टूर कैंसिल कर दिया या होटल अकोमोडेशन का कैंसिल कर दिया, आपने जाना मैं तो नहीं आ रहा साहब, फ्लाइट में नहीं जा रहे, तो देखना इन सब के कैंसिलेशन चार्जेस होते हैं सर। तो क्वेश्चन है इस पे जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए सर? तो सर यहां पे बोला कि इस पे जीएसटी लगेगा। क्यों लगेगा साहब? समझना, आज आपने कोई टूर ऑपरेटर से टूर बुक करा दिया, उसने एडवांस पेमेंट क्यों लिया होगा? क्योंकि आपने तो टूर पैकेज उससे लिया है टूर ऑपरेटर से, उसने आगे होटल वाले से बात कर ली होगी, उसने आगे टैक्सी वाले से बात कर ली होगी सर, उसने आगे से आगे अरेंजमेंट पूरे कर दिए होंगे, आपके लिए बुकिंग करा दिए। जो डेट्स आपने बुक कराई है उस डेट्स पे उस रूम में उस होटल में और कोई स्टे नहीं करेगा, आप ही स्टे करेंगे सर। दूसरे कस्टमर अगर आए भी होंगे तो उस होटल वाले ने मना कर दिया होगा कि नहीं हमारा होटल तो ऑलरेडी बुकड है। या टूर वाले ने टैक्सी बुक कराई तो टैक्सी वाले के पास कोई और कस्टमर आया होगा, कोई और क्लाइंट आया होगा, तो उसने मना कर दिया कि सर इस डेट को मैं फ्री नहीं हूं। अब आप मुझे बताओ, आप एंड टाइम पे कैंसिल कर देते हो सर? तो आए सर अल्टीमेटली इन लोगों को पूरा पैसा आपको दे देंगे क्या? नहीं। इसलिए वो जो एडवांस अमाउंट आप देते हो वो रिफंडेबल नहीं होता है। दोस आर ट्रीटेड एज कैंसिलेशन चार्जेस, या अलग अलग सिस्टम में कुछ कैंसिलेशन चार्जेस कट करके रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करते हैं सर। उसका कारण क्या है? ये सारे अरेंजमेंट उन्होंने कर दिए, तो टूर ऑपरेटर ने अपना काम ऑलरेडी कर दिया है। अब आप टूर पे जाओ या मत जाओ, उसके लिए वो आपका पैसा क्या करता है? फॉरफिट करता है सर। तो इट्स नॉट अ पेनल्टी सर, इट्स अ नॉर्मल फीस विच इज चार्ज बाय हिम। उसने तो अपना काम कर दिया ना। आप मुझे बताओ, टूर ऑपरेटर ने आगे जितने भी होटल्स थे उससे बात कर ली, आपकी पूरी आइटनरी तैयार कर ली सर कि आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, इस तारीख को यहाँ जाएंगे, इस तारीख को यहाँ जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, उसने टिकट सारे बुक करा दिए। अब आप वहाँ जाओ या मत जाओ, उसका तो काम हो गया ना सर। उसने तो अपनी सर्विस पूरी प्रोवाइड कर दी, उसके अपने जितने भी नेटवर्क थे उन सब पे उसने बात कर ली, आपका बुकिंग करा दिया, उसका काम तो पूरा हो गया ना सर। आपका पूरा टूर पैकेज बना के उसने दे दिया। अब आप मुझे बताओ, आप नहीं गए तो क्या उसने अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी? ही हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड हिज सर्विसेज, नाउ यू आर नॉट गोइंग, इट्स योर फॉल्ट। इसलिए कैंसलेशन चार्जेस आर नथिंग बट इट्स नॉर्मल सर। कमर्शियल टर्म्स के हिसाब से दीज आर नॉर्मल चार्जेस एंड दीज आर कंसिडरेशन विच आर पेड टू दी टूर ऑपरेटर और होटल अकोमोडेशन पर्सन और एंटरटेनमेंट इवेंट जहां का आपने बुकिंग कराया है, ये उसकी नॉर्मल फीस है सर, क्योंकि वो उसका काम ऑलरेडी कर चुका है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुका है। अब वो पैसा आपको वापस नहीं देगा, उसका वो फीस है। दैट इज नॉट पेनल्टी एट ऑल। दिस कांट बी इक्वेटेड विद द पेनल्टी। इसको हम लिक्विडेड डैमेजेस नहीं बोल सकते सर। सो कैंसलेशन चार्जेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी सर दिस ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस ओनली एंड दीज आर बंडल्ड सर्विसेज। देखिए ध्यान से, सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल एंड टूर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बंडल्ड सर्विसेज। द ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फॉर इंस्टेंस starts with booking the ticket
एक सेकंड. Starts with booking of the ticket for travel and last at least till the exit of the passenger from the destination terminal. जब तक आप सर डेस्टिनेशन टर्मिनल से निकल नहीं जाते, मतलब आपका टूर जब तक खत्म नहीं होता तब तक टूर ऑपरेटर की सर्विसेज पूरी नहीं होती सर. तो जैसे ही आपने टिकट बुक कराया वहां से लेकर जब आप एग्जिट कर जाते तब तक उसका काम चलता है सर. अब आप मान लो नहीं गए, ऑल द सर्विसेज सच एज मेकिंग अवेलेबल एन ऑनलाइन पोर्टल और द कन्वीनियंट बुकिंग काउंटर्स विद बेसिक फैसिलिटीज एट द ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनल or in the city, to reserve the seats and to issue tickets for the reserved seats much in advance for the travel, giving preferred seats with or without extra cost, lounge services, waiting room facilities at the airports, railway station, bus terminals, provision of basic necessities such as soap and other toiletries in the washrooms, clean drinking water in the waiting area, etc. All these form part and parcel of transportation service. They constitute various element of passenger transportation services, a composite supply. ये सब क्या है बेटा? This is a part and parcel of composite supply, and the facilitation services of allowing cancellation against payment of cancellation charges is also natural part of this bundle only. इसलिए it is invariably supplied with by all suppliers of passenger transportation service is naturally bundled and in conjunction with the principal supply of transportation in the ordinary course of business. इसलिए ये जो फैसिलिटी आपको दी है फॉर कैंसिलेशन, आपको अलाउ किया है कि आप कैंसिल कर सकते हो ऑन पेमेंट ऑफ सच चार्जेस, आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ओनली, एंड इस पे जीएसटी लगेगा सर. क्लियर? इस पे इसको ये मानेंगे इट इज पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई और वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा एंड इस पे जीएसटी लगेगा. क्लियर? डन. समझे मेरी बात? अच्छा, आपको इससे ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं सर, जितना मैंने बताया उतना बहुत है सर एग्जामिनेशन पर्पस के लिए सर. क्लियर? और बाकी डिपार्टमेंट ने, कोर्ट ने, सबने डिसाइड कर लिया ना सर अब. क्लियर? डन. इसलिए लास्ट में इन्होंने और बोला है सर क्या, इट इज एडवाइज्ड दैट while the taxability in each and every case shall depend on facts of that case, the above guidelines may be followed in determining whether tax on a particular activity or transaction needs to be paid, treating the same as service by way of agreeing the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or situation or to do an act. मतलब एट द एंड इसने बोल दिया कि हर केस को आपको देखना होगा सर कि वेदर इट इज फॉलिंग अंडर द स्कोप ऑफ पैरा 5 क्लोज ई और नॉट. पहली बात तो ये सप्लाई है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा बेटा. क्लियर? समझे मेरी बात? सो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस वेदर इट इज सप्लाई और नॉट, वेदर इट इज फॉलिंग अंडर पैरा नंबर 5 ई ऑफ शेड्यूल 2 और नॉट. क्लियर? डन. अब इतनी सारी बातें देखने के बाद आपको लगा पता नहीं क्या हो गया, तो एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते सर. अब सबसे पहली बात इन्होंने ये एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, इसके लिए इन्होंने सर्कुलर देखिए सबसे पहले क्लेरिफाई किया कि इनके एग्जांपल्स दिए हमने, इसमें कवर क्या क्या होते हैं सर. क्लियर? एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन फ्रॉम to refrain from an act, non-compete agreements, agreeing to the obligation to tolerate an act or a situation. सर जैसे हमारी दुकान के बाहर कोई हॉकर गुड्स बेच रहा है सर, उससे हमने कुछ फीस ले ली सर मंथली बेस पे. एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, ऑल्दो मेरा रिक्वायर्ड नहीं है इस पर लो, पर मैंने अपने फैक्ट्री के अंदर सर एक एक्स्ट्रा मशीन लगाई सो दैट नॉइज पोल्यूशन कम हो, एयर पोल्यूशन कम हो, और मेरे को सोसाइटीज एक्स्ट्रा फीस दे रही, तो उसके लिए वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, जीएसटी लगेगा सर. क्लियर? अब सर झगड़ा हुआ इन सारे मैटर पे, बहुत सारे मैटर पे जजमेंट आया सर, इन सबको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सप्लाई की डेफिनेशन को ध्यान में रखा और बोला एवरीवेयर वेयरएवर मनी इज इन्वॉल्व्ड, सर इट डज नॉट मीन कि इट इज कंसिडरेशन. mere flow of money cannot be said to be a consideration, sir. An act of doing something for something, आप कोई काम कर रहे हो कुछ पाने के लिए तो फीस होता है, कंसिडरेशन होता है सर. बट एवरीवेयर वेयर एवर मनी इज गेटिंग फ्लोड सर, इट डजंट मीन कि इट इज कंसिडरेशन. और सर वहाँ इन्होंने बोला क्या, लिक्विडेटेड डैमेजेस अगर होंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. क्लियर? जैसे फॉर फीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी है, फॉर फीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये सर ये पेनल्टीज, आपने कोई लॉ वायलेट किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया आपने, उसके लिए कोई पेनल्टी फाइन वगैरह है, दोज आर नॉट चार्जेबल टू जीएसटी एट ऑल, दोज आर नॉट फीस एट ऑल. फिर कंपनसेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ कॉल ब्लॉक, इट इज नॉट फॉर, सर कोई फीस नहीं मिला है, जिनका कॉल ब्लॉक कर दिया, उनका दिल दुखा है और उनको कंपनसेट करने के लिए, उनका लॉस कंपनसेट करने के लिए कोई फीस दिया, कोई कंपनसेशन दिया, इट इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर एनी एक्टिविटी. Then check this on or fine or penalty, again not GST, no GST is chargeable. Then penalty imposed for violation of law, sir this is to deter the violation of law. law violation तोड़ने के लिए पैसा चार्ज किया है, ऐसा नहीं कि हाँ आप हमको फीस दो और लॉ वायलेट कर दो, सर कोई फीस नहीं मानेंगे इसको सर. क्लियर? नॉट GST is chargeable. Then अगर कोई एम्प्लॉयर का आपने बॉन्ड तोड़ दिया है और एम्प्लॉय से कोई पैसा रिकवर कर रहा है, कौन? एम्प्लॉयर, तो इट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी एट ऑल. इट इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइड बाय एम्प्लॉय, प्रोवाइड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय.
है ना, एम्प्लॉयर ने कोई सर्विस दी क्या वो बॉन्ड अमाउंट लेके सर उससे? नो, ये दुख हुआ उसको, अपना लॉस रिकवर करेगा वो, इमीडिएटली कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए उसको नया एम्प्लॉय रखना पड़ेगा उस सबको, सर उसका जो काम डिस्टर्ब हुआ उसको सहन करने का उसका पैसा है सर। सो इट इज नॉट कंसिडरेशन एट ऑल। देन सर जो डिमोनेटाइजेशन टाइम पे टोल चार्जेस गवर्नमेंट ने पे किए थे, वो टोल चार्ज ही होगा, भले आप पे करो या गवर्नमेंट पे करे, टोल चार्ज का ट्रीटमेंट टोल चार्ज की तरह ही होगा, और उस पर जीएसटी नहीं था तो इस पे गवर्नमेंट पे करा तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। देन लेट पेमेंट सरचार्ज और फीस, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड सर इट इज चार्जेबल टू जीएसटी, यस जीएसटी लगेगा सर। पहला पॉइंट आया, इस पे जीएसटी लगेगा सर, अरे हाँ है ना भाई। देन फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस फॉर पावर, अगेन सर फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस आर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ओनली, एंड सर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर कोई जीएसटी नहीं लगता क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है, तो फिक्स चार्ज पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। देन कैंसलेशन चार्ज लास्ट में पड़े, कोई भी फ्लाइट का टिकट आपने कैंसिल कराया, होटल अकोमोडेशन या टूर ऑपरेटर का टूर आपने बुक करा के कैंसिल कराया, तो जो उसने पैसा चार्ज कर लिया आपसे एज अ कैंसलेशन फी, इट इज चार्जेबल टू जीएसटी सर। इसको हम फाइन पेनल्टी नहीं बोल सकते। क्लियर, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। एंड सर ये बड़ा जो एक सर्कुलर था वो भी खत्म होता है। अच्छा मैंने समरी बुक में इसका समराइज फॉर्मेट जैसे 3-4 पेज में बड़ा जा रहा है यहाँ पे, कोई चिंता मत करो, विद इन सिंगल पेज मैंने इसको समरी बुक के अंदर दे रखा है, वो आप मैं स्कैन करके जब डालूंगा समरी बुक का अमेंडमेंट तब उसमें देख लीजिएगा बेटा। क्लियर, डन। इसी के साथ मेगा एग्जामिनेशन के जो बहुत सारे अमेंडमेंट थे वो प्लस ये बड़ा सर्कुलर भी खत्म होता है। अब देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ साहब, वैसे अपनी मेन बुक के अंदर चैप्टर के एंड में लिखा, पर ये बात आगे तो देख लीजिए, सपने मत देखो क्योंकि सपने देखे जाते हैं, सपने मत देखो सपने देखे जाते हैं, एम रखो क्योंकि एम अचीव किए जाते हैं। इसी के साथ भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, अपनी पूरी एनर्जी लगा दो सर। मिलते हैं अगले सेशन में सर, रजिस्ट्रेशन टीडीएस टीसीएस के चैप्टर नंबर 10 से लेकर आगे जो अमेंडमेंट होंगे वो हम उसमें कवर कर लेंगे। पर हाँ सर आप देखेंगे तो आपके पास जो अमेंडमेंट नोट्स अगर है 138 पेजेस में से 71 पेजेस तो हो भी चुके सर, मतलब मोर देन 50% यू हैव ऑलरेडी कवर्ड, तो टेंशन नहीं आया होगा आपको सर। क्लियर, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप अच्छे से पढ़िए, आपका काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना सर। हम और आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो सर आराम से हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। बस आपका कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। एंड सर देख लीजिए क्या लिखा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माहौल के साथ पढ़िए, खुश होकर पढ़िए, पूरी पॉजिटिव एनर्जी लगा दीजिए, माहौल बनने वाला है, अगला वक्त आपका ही है। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।